Hello, students. Welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti, and we are doing NCERT series 9 to 12. And today we are going to complete our chapter, fourth part. Third chapter, fourth and final part. इस चैप्टर में हमने काफी चीजें पढ़ी हैं इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर, जिसमें हमने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, वर्ल्ड इकोनॉमी को, कि किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ग्लोबलाइज हो रही थी, कैसे कैसे अगर छोटा सा इफेक्ट भी किसी और देश पर पड़ रहा था तो उस देश का इफेक्ट भी दूसरे देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा था। तो इस तरह से जो है एकीकृत जो आपकी इकोनॉमी थी, वर्ल्ड इकोनॉमी, वो हो गई थी। तो उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, यूएस के बारे में पढ़ा। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप जाकर इसके तीनों पार्ट्स देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेट डिप्रेशन, कि पहले हमने देखा यूएस में मास प्रोडक्शन हो रहा था, काफी मात्रा में जो है प्रोडक्शन हो रहा था कार्स का, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी, कर्ज जो है लोग ले रहे थे। तो इस तरह से वहां पर चल रहा था और काफी अच्छा जो है इकोनॉमी वहां की चल रही थी, वो कर्ज काफी दे रहा था। लेकिन फिर वहां पर धीरे धीरे आ गया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामंदी। महामंदी का दौर कब से कब तक रहा वो आज हम देखेंगे, और फिर कैसे वहां से फिर जो है उभरे देश और फिर जो उनकी इकोनॉमी है वो किस तरह की बनती चली गई। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929, और जो 1929 मतलब कि 1929 से जो है शुरुआत होती है ग्रेट डिप्रेशन की, अराउंड 1929 एंड लास्ट। कोई भी चीज देखिए, ऐसा जो कोई बड़ा एक इवेंट होता है वो कोई भी एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 वो बढ़ता है, और फिर जब वो एक लाइन अप हो जाता है, आ जाता है, तब हम उसका जो है टाइमिंग देखते हैं कि कब से आया। तो अराउंड 1920 ये शुरुआत हुई, और फिर ये कब तक चली, 1930s के मिड तक, 1935-6 तक। During this period, most parts of the world experienced catastrophic declines in production, employment, income and trade. किस किस चीज में कमी हो गई, किस किस चीज में डिक्लाइन हो गया? प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो गया, कि प्रोडक्शन जो है रुक गया, डिक्लाइन हुआ। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, एम्प्लॉयमेंट रुक गया। एम्प्लॉयमेंट जब रुका तो जो इनकम्स हो रही थी उसमें भी डिक्लाइन आ गया, और जब इनकम ही नहीं है तो क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, तो ट्रेड भी जो है कम हो गई। तो इन सब चीजों में जो है डिक्लाइन आ गया। एंड द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस कंट्री, और ये हर कंट्री में अलग तरीके से आया है। तो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं कह सकते कि अगर इस कंट्री में इस साल से शुरू हो गया तो दूसरी कंट्री में भी धीरे धीरे अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से बढ़ रहा था। बट इन जनरल, अगर हम जनरल उसमें बात करें तो एग्रीकल्चर रीजन्स एंड कम्युनिटीज वर द वर्स्ट इफेक्टेड। जो आपकी कम्युनिटीज थी, रीजन्स थे, जो आपके खेती से जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टेड थे, सबसे बुरी तरह से वही प्रभावित थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो कम हो गए थे। एग्रीकल्चर प्राइसेस में जो है अब आपके कमी आ गई थी, तो अब किसान क्या खाएंगे जब वो उनके प्राइसेस उनको कम मिलेंगे। तो एंड was greater and prolonged than that in the prices of industrial goods. तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट इफेक्टेड थे वो एग्रीकल्चर रीजन्स वाले लोग थे। The depression was caused by a combination of several factors, और किसी भी एक फैक्टर से नहीं आता है इस तरह का महामंदी का दौर, इसके काफी सारे फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है एक साथ, तब जाकर इस तरीके का दौर आता है। अब उस टाइम पे वॉर भी तो चल रहा था। We have already seen how fragile the post-war world economy was. हमने अभी देखा था कि वॉर के बाद कैसे रिकवरी होती है, किस तरह से इकोनॉमी डगमगाती है, वो सब चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है, अब हम पढ़ेंगे उन सेवरल फैक्टर्स के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो था ओवर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। सपोज करिए आप किसी चीज का ओवर प्रोडक्शन कर रख ले, ओवर प्रोडक्शन, और उस चीज की डिमांड कम हो जाए, उस चीज की जो है डिमांड कम हो जाए। आपने चीजें बहुत सारी स्टोर करके रख ली है और उसकी डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा?
खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा आप एक देख सकते हैं कि जब आपका मोनेटाइजेशन हुआ था, पुराने नोट किसी ने अगर इकट्ठे करके रखे हुए थे और उनकी डिमांड खत्म, तो अब क्या हुआ, वो तो गए ना ऐसे ही, तो कितना नुकसान होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो। सो first was agricultural overproduction remained a problem. This was made worse by falling agricultural prices. कि एक तो overproduction हो गया, overproduction से क्या हुआ, अब लोगों के पास इतना प्रोडक्शन कम है तो प्राइसेस तो ऑफ कोर्स कम होंगे। कोई चीज आपको ओवर मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, बहुत सारी मात्रा में, तो उसके प्राइसेस हमेशा कम होंगे। उसके बाद एज प्राइसेस स्लम्प्ड एंड एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हो जाएगी। जब प्राइस कम है तो इनकम डिक्लाइन हो जाएगी। तो फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम। उनको इनकम के लिए वो मार्केट लेकर आएंगे। एंड दिस वर्सन द ग्लट इन द मार्केट पुशिंग डाउन प्राइसेस इवन फर्दर। और जब वो इस ओवर प्रोडक्शन जो सामान है इसको मार्केट लेकर आएंगे, अब मार्केट में तो ऑलरेडी इतना सब कुछ है, मार्केट में तो ऑलरेडी काफी सारी चीजें ओवर मात्रा में आ चुकी हैं, उससे प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे मार्केट में, उससे प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड फार्म प्रोड्यूस रोटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स। और अब खरीदने वाले कम है, बायर्स है ही नहीं, तो इससे क्या होगा, जो फार्म प्रोड्यूस है वो और बुरी तरह कुचल दी जाएगी। अब ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फैक्टर की ओवर प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। अब दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा क्या था, इन द मिड 1920s, अगर हम 1920s के मिड की बात करें तो मैनी कंट्रीज, जो कंट्रीज कहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले रही थी, यूएस से। अब यूएस से लोन ले रही है, अब सपोज करो एक ये कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज है और यूएस से लोन ले रही है। अब यूएस को पता लगे कि अब आर्थिक तंगी का मामला आने वाला है, तो यूएस ने क्या कर दिया, लोन देना बंद कर दिया या कम कर दिया। तो अब इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, ये तो गए, इनका तो सब कुछ फेल हो जाएगा। सो व्हाइल इट वाज ऑफन एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन्स इन द यूएस व्हेन द गोइंग वाज गुड, जब अच्छा सब कुछ चल रहा था तो ये इजी होता था लोन लेना। यूएस ओवरसीज लैंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। जब उन्होंने देखा ट्रबल के लिए तो उन्होंने इस चीज के बारे में चिंता करनी शुरू की। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 ओवरसीज लोन्स अमाउंटेड टू बी ओवर $1 बिलियन, मतलब आपके 1 अरब के करीब। ठीक है, तो इतने जो लोन्स थे वो कितने अब रह गए, ईयर लेटर इट वाज 1/4, इसका 1/4 ही रह गया। तो जो कंट्री जो डिपेंड करती थी यूएस के ऊपर पूरी तरह से, अब वो तो और ज्यादा गहरे संकट में चली गई ना। तो दूसरी क्या चीज थी कि यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी थी, और यूएस ने अब जो है लोन देने के लिए मना कर दिया। तो अब वहां पर क्या होगा, जो कंट्रीज लोन ले रही है, अदर कंट्रीज, एक्यूट क्राइसिस। अब वहां पर जो संकट है और ज्यादा बढ़ गया। तो पहला था आपका ओवर प्रोडक्शन, दूसरा आपका आ गया क्या, एक्यूट क्राइसिस। किस चीज के लिए आ गया, क्योंकि यूएस पे डिपेंडेंट थे। उसके बाद द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसने अच्छी तरह से बहुत अलग अलग तरीके में इफेक्ट किया। कैसे, इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स, और इससे क्या होगा, अब बैंक भी जो है बंद होंगे, करेंसी कोलैप्स हो जाएगी, और इससे जो है ब्रिटिश का जो पाउंड, वहां की जो करेंसी थी पाउंड, वो भी नहीं बची, उसकी भी जो है वैल्यू गिरने लगी। अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर, इट इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्राइसेस। हर जगह पे हर चीज के प्राइस कम हो रहे थे, ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, इन्वेस्टमेंट सब खराब हो चुका था। सो यूएस ने जो है अटेम्प्ट किया अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसने इस चीज को धीरे धीरे अपना लोन देना कम कर दिया और इम्पोर्ट ड्यूटी डबल कर दी गई। अब वहां पर जो है जितनी भी जो भी इम्पोर्ट होगा उसको डबल ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे तो और ज्यादा जो है वर्ल्ड ट्रेड का गहरा नुकसान हो गया। तो एक तरफ तो लोन देना बंद कर दिया, दूसरी तरफ ड्यूटीज बढ़ा दी गई। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई, डबल कर दी गई एकदम। So the US was also the industrial country most severely affected by the depression.
और यही नहीं कि यूएस ने ऐसा कर दिया तो यूएस इफेक्टेड नहीं था, यूएस तो सबसे ज्यादा। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल कंट्रीज के बारे में, तो अगर हम इंडस्ट्रियल महामंदी की बात करते हैं तो उस दौर में सबसे बुरी तरह इफेक्ट हुआ था। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, मास प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन था, हर 3 मिनट में तो गाड़ी बन रही थी यहाँ। अब पैसे नहीं है तो गाड़ी खरीदेगा कौन भाई? हर 3 मिनट में गाड़ी बन रही थी यहाँ, तो हेनरी फोर्ड भाई साहब बनवा रहे थे। So with the fall in prices and the prospect of a depression, US banks has also slashed domestic lending and called back loans. अब उन्होंने होम लोन्स वगैरह जो थे वो देना बंद कर दिया, डोमेस्टिक लोन्स जो थे, और जिनको लोन दिया हुआ था उनको बोला कि वापस दे दो भाई अब अपनी भरपाई के लिए। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, अब वहां पर जो फार्म्स में किसान है वो अपनी हार्वेस्ट बेच नहीं पा रहे हैं, अपनी फसलें। हाउस होल्ड्स वर रूइन्ड, वो हाउस होल्ड तो सब बर्बाद हो चुके हैं, बिजनेस सारे ठप हो गए हैं। फेस्ड विद फॉलिंग इनकम्स, इनकम्स गिर रही है। मैनी हाउस होल्ड इन यूएस कुड नॉट रिपे वॉट दे हैड बोरोड, और वो वापस ही नहीं कर पाए जो उन्होंने लिया था। एंड वर फोर्स टू गिव अप देयर होम्स, कार्स एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और इसके बजाय उनको अपने घर, गाड़ियां और अदर चीजें भी जो है देनी पड़ी, क्योंकि वो जो उन्होंने पैसा लिया था वो वापस नहीं कर पाए। और इससे क्या हुआ, जो वहां की कंज्यूमर आपकी प्रोस्पेरिटी थी वो सारी धरी की धरी रह गई। जो आपकी कंज्यूमरिस्ट प्रोस्पेरिटी थी जिसको बोलते हैं उपभोक्तावादी संपन्नता जो वहां पर थी 1920s की, वो अब जो है रातों रात जो है डिसअपियर हो गई ना, पफ ऑफ डस्ट, ठीक है, धूल में सब धूमिल हो गया वहां पर। एज अनएम्प्लॉयमेंट सोर्ड, पीपल ट्रस्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड। अब जब वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग दूर दूर तक भी जाते थे कि जिससे उन्हें थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, रोजगार मिल जाए, पर वो नहीं हो पा रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक बढ़ चुका था, बेरोजगारी, ठीक है, वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आज भी यही मुद्दा है हमारे, अगर हम भारत की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी का। इसके ऊपर आप वोट भी करते हैं हम लोग कि किसान, जो आपके किसानों के बच्चे या फिर और भी बच्चे जो है उनको, यूथ को, स्पेशली यूथ को किस तरह से दिखाया जाता है ना जब इलेक्शंस होते हैं कि हम भाई यूथ को वो जो है जॉब्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इलेक्शन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इससे फायदा भी उठाते हैं नेता लोग। तो बहुत सोच समझकर इस चीज का फैसला करना चाहिए। एज ये आपको मैंने बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग दूर दूर तक आते थे काम के लिए। अल्टीमेटली फिर क्या होता है, यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। अब यूएस का बैंकिंग सिस्टम भी ठप हो गया। अगर हम फिगर्स की बात करें तो 1933 तक, 1933 तक 4000 बैंक बंद हुए, 4000 बैंक 1933 तक बंद हो गए, 4000 अगर हम डाटा की बात करें तो। और अगर हम बात करें 1929 से 1932 तक की, तो 1,10,000, 1929 टू 1932 1,10,000 1,10,000 कंपनियां जो है वहां खत्म हो गई, ठीक है। तो इतने सारे बैंक्स, इतनी सारी कंपनियां, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट है ना पैसे हैं, तो वो सब खत्म होती चली गई। बाय 1935 और 1935 तक ये सब ऐसे ही रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक रिकवरी आई इंडस्ट्रियल कंट्रीज में, बट द ग्रेट डिप्रेशंस वाइडर इफेक्ट on society, politics and international relation and on people's mind proved more enduring। कि 1935 तक हम इकोनॉमिकली तो सुधरने लगे, वहां पर जो महामंदी का दौर था 1935 तक जो है इकोनॉमिकली सुधरने लगा, बट लोगों के दिमाग पर इसका एक बहुत गहरा असर पड़ा, सोशली इस चीज का बहुत गहरा असर पड़ा, और पॉलिटिकली भी इस बात का बहुत गहरा असर वहां पर लोगों के दिमाग पर पड़ता चला गया। इंटरनेशनल रिलेशंस तक पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में।
इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन कि अगर हम बात करें भारत और महामंदी की, तो महामंदी तो यूएस में आ रही थी, यूएस के बैंक्स बंद हो रहे थे, तो उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। तो हम देख लेते हैं इंडिया में क्या था। इफ यू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑन इंडिया, वी रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। कि अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इस बात से हमें पता चलता है कि अगर इंडिया पर इम्पैक्ट इतनी बुरी तरह से पड़ा है, तो वहां पर हम यूएस की बात कर रहे हैं या यूरोप की बात कर रहे हैं, तो इसकी इकोनॉमी में गड़बड़ होती है, तो यहाँ पर भी इकोनॉमी में गड़बड़ होती है। तो इससे समझ आता है कि अर्ली 20th सेंचुरी तक हमारी जो अर्थव्यवस्था थी विश्व की, वो कितनी एकीकृत हो चुकी थी, कितनी इंटीग्रेटेड हो चुकी थी। ठीक है, कितनी इंटीग्रेटेड हो चुकी थी कि अगर कहीं एक जगह पर दिक्कत है तो दूसरी जगह पर लाजमी दिक्कत होगी, चाहे वो थोड़ा ज्यादा हो या कम हो। The tremors of a crisis in one part of the whole world were quickly relayed to the other parts, कि अगर एक जगह पर होगा तो दूसरी जगह पर भी होगा, उससे लाइफ भी इफेक्ट होंगी, इकोनॉमीज भी इफेक्ट होंगी और सोसाइटी भी इफेक्ट होंगी। और कैसे इफेक्ट होंगी? वर्ल्ड वाइड। जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका एलाइज पावर है, एक्सिस पावर है, वो सब लड़ रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा है और बहुत सारे देशों पर पड़ता है, पूरे विश्व पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इन द 19th सेंचुरी, एज यू हैव सीन, अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, सो जो कॉलोनियल इंडिया था उस टाइम पर, वो बन चुका था, किसका निर्यातक बन चुका था? वो एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। कि वो एग्रीकल्चर गुड्स को तो जो है निर्यात करता था और आयात किसका करता था? इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। तो निर्यातक और आयात के तारीफ में हम उसको देखते हैं। द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, और जब ये डिप्रेशन आया तो इससे जो है ट्रेड, ये वर्ड याद रखना, ट्रेड सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है उस टाइम पर, तो इंडियन ट्रेड को भी इफेक्ट किया गया। सो इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल आधे हो गए 1928 से। अगर हम 1934 की बात करें तो इम्पोर्ट नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928 एंड 1934 एज इंटरनेशनल प्राइस क्रैश्ड। और जैसे ही इंटरनेशनल प्राइस क्रैश्ड हुए तो इंडिया के भी प्राइस जो है का भी बुरा हाल हो गया। बिटवीन 1928 एंड 1934 व्हीट प्राइस इन इंडिया फेल बाय 50%। और 1928 1928 और 1934 की अगर हम बात करें तो इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया में जो है व्हीट प्राइसेस, जो गेहूं के दाम थे, व्हीट प्राइसेस जो थे वो कितने हाफ हो गए? 50% तक कम हो गए। ठीक है। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स, और जो शहरी निवासी थे उनसे ज्यादा कौन इफेक्टेड थे? आपके जो किसान और काश्तकार थे। दो एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड। अब एक तरफ से तो प्राइस कम हो गया, प्राइस जो है कम हो गया, प्राइस ऑफ हार्वेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, प्राइस ऑफ क्रॉप्स आप बोल सकते हो, कम हो गया। दूसरी तरफ रिवेन्यू जुकातू है, ठीक है, लगान उनको जुकातू देना है, वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो अब क्या होगा? ये लोग तो कर्जे में जाएंगे। अब प्राइस कम है तो अब क्या हुआ? बुरा हाल था। सो पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। और जो पीजेंट्स, जो किसान जो है वर्ल्ड मार्केट के लिए, जो उनका जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते थे, वर्ल्ड मार्केट के लिए जो है प्रोड्यूस करते थे, अब वो तो बिल्कुल ही ठप हो गया, वो बिल्कुल ही वर्स्ट हिट हो गया, वो तो एकदम खतरनाक। ठीक है, बाय दिस डिप्रेशन। उसके बाद अगर हम बात करें जूट प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एनसीईआरटी में आपको हर तरीके की चीज हर तरह से समझाई गई है। सो यहाँ कंसीडर द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल। अगर हम बंगाल के जूट प्रोड्यूसर्स की, जिसको पटसन भी बोलते हैं, उनकी बात करें, सो दे ग्रू रो जूट, वो रो जूट जो है ग्रू करते थे, एंड उसके बाद वो फैक्ट्रीज में जो है प्रोसेस की जाती थी, एंड फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स। और उनको टाट की बोरियां इनको बोलते हैं हिंदी में, गनी बैग्स के जो है फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता था। बट जैसे ही ये गनी, जो पटसन का जो आपका एक्सपोर्ट है, वो कोलैप्स हो गया एक्सपोर्ट, तो जो प्राइस है रो जूट का वो क्रैश हो गया मोर देन 60%।
तो अब जो रो जूट है उसका भी प्राइस जो है 60% तक गिर गया, 60% तक गिर गया। तो जिन्होंने, जो पीजेंट्स थे, जिन्होंने अपने बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर टाइम के लिए जो है पैसे लिए हुए थे, अब वो तो और ज्यादा, उन पे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। दे फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेब्ट, और वो जो है कर्ज में दबते दबते चले गए। दस द बंगाल जूट, ग्रोवर्स लेमेंट। और फिर इसके लिए एक स्टोरी, एक पोएम भी बनी है वहां के, देखिए, ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, कि आप जूट को उगाओ विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। कोस्ट एंड डेप्थ्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डैश्ड, कि आपके जो होप है, जो आपके होप है, वो जो आपकी जो कोस्ट है और जो कर्ज है, उससे जो आपके होप्स हैं वो गिरते चले जाएंगे, और तुम अपना सारा पैसा लगा दो और क्रॉप को जो है लेके आओ ग्राउंड से, पर जो ट्रेडर्स अपने घर में बैठे हुए हैं वो तुम्हें 5 रुपए ही देंगे एक मन के, 5 रुपए पर मन में उसको खरीदेंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है काफी मेहनत से अपना सब कुछ लगाकर जो है इस क्रॉप पर इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमें उसके बदले में उतना नहीं मिल रहा है, और वो कर्जे में जो है धंसते ही जा रहे हैं। Across India, peasants' indebtedness increased. They used up their savings, जो उनकी mortgage lend होती थी, sold whatever jewelry and precious metals they had to meet their expenses. In these depression years, India became an exporter of precious metals, notably gold. अब वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी गिरवी लैंड थी, जो उनका सेविंग्स था, सब कुछ उन्होंने जो है लगा दिया एंड अपने एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए, और उसके बाद बचा जो गोल्ड, अब वो गोल्ड को भी जो है एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, गोल्ड को देने लगे। अगर बात की जाए फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन कीन की, तो जॉन कीन ने कहा है कि जो इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स थे, इससे जो है ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, बहुत ज्यादा। So this certainly helped speed up Britain's recovery. इससे ब्रिटेन को भी रिकवरी मिली है भारत के सोने से, but did little for the Indian peasant. लेकिन इंडियन पीजेंट्स के लिए भी कुछ खास नहीं कर पाया, कि देखो गोल्ड भारत का है, इंडियन गोल्ड, भारत का गोल्ड जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ब्रिटेन उससे रिकवरी कर रहा है, लेकिन इंडिया के लिए वो कोई हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है। Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931. और तभी जो है महात्मा गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चला देते हैं, उस टाइम पे जब आपका महामंदी का दौर पूरा चरम पर था, ठीक है। This depression proved less grim for urban India because of falling price, those with fixed income. और अगर हम बात करें इसमें किनके लिए जो है कम जो है बुरा साबित हुआ, तो वो थे जो लोग जिनके पास फिक्स्ड इनकम थी, जो अपने टाउन में रह रहे थे, जो लैंड ओनर्स थे, जिनको अपनी लैंड के लिए किराया भी मिलता था, या जो मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज थे जिनको सैलरी मिलती थी, तो वो अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो हुआ जब गवर्नमेंट ने टैरिफ प्रोटेक्शन लगा दिया, प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज अंडर द प्रेशर ऑफ, किसके प्रेशर में आकर, जो आपके राष्ट्रवादी ओपिनियन वाले लोग थे, तो उन लोगों के उसमें आकर। तो इस तरह से जो है हमने पढ़ा कि कितना बुरा हश्र वहां पर हुआ। अब हम पढ़ेंगे कैसे इसको रिबिल्ड किया गया। रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, युद्धोत्तर एरा की अगर हम बात करें तो वो क्या था, वो वाला युग कैसा था, रिबिल्डिंग। अब इसको रिबिल्ड कैसे किया जाएगा, अब इकोनॉमी तो तहस नहस हो गई है, अब इसको रिबिल्ड कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सिस पावर और एलाइज पावर के बीच में हुआ। उसके बाद ये 6 साल तक जो है चलता रहा, मैनी फ्रंट्स पर, मैनी प्लेस पर, लैंड सी एयर हर तरीके से इसको लड़ा गया। डेथ डिस्ट्रक्शन बहुत खतरनाक था। At least 60 million people, or about 3% of world 1939 population, are believed to have been killed. 3% of world population की अगर हम बात करें तो kill directly और indirectly, और millions लोग जो है उसमें injured थे, millions were injured. Unlike in earlier wars, most of death took place outside the battlefield, और battlefield से बाहर, मतलब कि इसमें civilians ज्यादा मरे थे, soldiers से ज्यादा civilians इसमें मरे थे।
Vast part of Europe and Asia were devastated and several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless आर्टिलरी अटैक्स। तो इसमें जो है बमबारी की वजह से भी काफी जो सिटीज थी वहां की वो नष्ट हो गई थी। द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन और इकोनॉमी, ऑफ कोर्स युद्ध लड़ोगे, वॉर करोगे तो पैसा तो जाएगा, इकोनॉमी तो बहुत बुरी तरह से जाएगी, और इकोनॉमी के साथ साथ सोशल डिस्ट्रप्शन वो साथ में, मतलब वो तो साथ में आनी ही है वो चीजें, सोशल डिस्ट्रप्शन हो जाए, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हो जाए, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो और बुरा दौर आ गया था। टू क्रूशियल इन्फ्लुएंस शेप्ड पोस्ट। उसके बाद अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है। पहला तो कि अब डोमिनेंस किसका आ गया था, यूएस का आ गया था, क्योंकि यूएस उस टाइम पर काफी फल फूल रहा था। यूएस जो है डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर हम यूएस की बात करें। उसके बाद सोवियत यूनियन, सोवियत संघ को भी नहीं भूल सकते हम। इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइस, इन्होंने खूब सेक्रीफाइस किए अपने नाजी जर्मनी को हराने के लिए, हमने पढ़ा है 9th क्लास में। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री, इसको बहुत पिछड़ा हुआ एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाना जाता था, और ये उसके बाद वर्ल्ड पावर बनकर उभरा ड्यूरिंग द वेरी इयर्स वेयर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वॉज ट्रैप्ड इन ग्रेट डिप्रेशन। जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहा था तब ये वर्ल्ड पावर बनकर सामने आया। कौन? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन, तो इसको भी नहीं, तो अब दो पावर्स आ गई आपकी, सोवियत यूनियन और यूएस। ठीक है। द पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। अब ये ब्रेटन वुड्स का नाम आप बार बार सुनोगे, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है। जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे उस टाइम के, तो उन लोगों ने फिर देखा इन सब चीजों को, भाई क्या क्या हुआ है इस टाइम पर। तो पहला तो क्या था, फर्स्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कंजप्शन। कि तुम मास प्रोडक्शन कर तो रहे हो, लेकिन उसका मास कंजप्शन भी तो होना चाहिए, जितना बनाओ उतना खरीदने वाले लोग भी तो हो। और मास कंजप्शन कब होगा, मास कंजप्शन जब होगा जब वहां पर इनकम स्टेबल होंगी। इनकम स्टेबल कब होंगी, जब एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होगा। तो स्टेबल इनकम के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। तो ये देखिए क्या है, एक साइकिल है, मास प्रोडक्शन कर लो, मास प्रोडक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, और मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजप्शन होना भी जरूरी है, वरना फिर से ओवर प्रोडक्शन वाली बात आ जाएगी, और फिर क्या होगा। और अगर मास कंजप्शन होगा, मतलब लोग खरीदेंगे, तो वो कब खरीदेंगे, जब उनके पास हाई इनकम होगी, हाई इनकम होगी और स्टेबल इनकम होगी। ये हम वर्ड अच्छा सा यूज कर सकते हैं, स्टेबल इनकम, स्टेबल इनकम, वरना फिर वो सब गिरवी रख कर जाएगा। और ये कब होगा, जब उनके पास फुल एम्प्लॉयमेंट होगा या स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होगा, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मास प्रोडक्शन, मास कंजप्शन, हाई इनकम, स्टेबल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। एंड मार्केट्स अकेले गारंटी नहीं कर सकते फुल एम्प्लॉयमेंट को, मार्केट्स नहीं गारंटी कर सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ेगा। सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है इस सब चीजों में। मार्केट से पब्लिक को कौन बचाएगा, तो गवर्नमेंट बचाएगी। Therefore, governments would have to step in. Governments would have to step in to minimize the fluctuations of price, output, and employment. Economic stability could be ensured only through the intervention of the government. कि सरकारी हस्तक्षेप की अब जरूरत है, आवश्यकता है। तो पहली तो ये चीज थी। दूसरी, The second lesson related to countries' economic links with the outside world, कि उसके जो कंट्री के इकोनॉमिक लिंक है वो कैसे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ होंगे। The goal of full employment could only be achieved, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का गोल तभी अचीव होगा जब गवर्नमेंट के पास पावर होंगी किस चीज के कंट्रोल की, किस चीज के फ्लो के कंट्रोल की, गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। गुड्स भी उसके कंट्रोल में रहे, कैपिटल भी रहे और लेबर भी रहे। दस इन ब्रीफ द मेन एम, मतलब अगर हम संक्षेप में बात करें तो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वाज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागते हैं, क्यों तैयारी करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए तो करते हैं, स्टेबिलिटी मोस्टली,
99% लोग अपने घरों में क्या सुनते हो, अरे स्टेबल हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, है ना। किसी को नहीं पड़ी है देश दुनिया की उस टाइम पे, सबको स्टेबिलिटी चाहिए कि 1 तारीख को हमें तो तनख्वाह से मतलब है, उस चीज की स्टेबल बिना की। अब देखो कितनी जो आप जाते हो सरकारी कार्यालय में, क्या उस हद से काम हो रहा होता है जैसे होना चाहिए। तो वो क्या है, स्टेबिलिटी। खैर, वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की उस टाइम पर आवश्यकता थी, तो उनको चाहिए था। एंड इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन एट, कहां पर हुआ, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हेमिस्फीयर यूएसए। इसलिए मैंने कहा था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने एस्टैब्लिश किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। नाम बहुत सुनते हैं कि आईएमएफ से इतना लोन ले लिया भारत ने, उसने इसने। तो आईएमएफ जो है वहां पर एस्टैब्लिश होता है, किस लिए, टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन। जो इसके मेंबर नेशन होंगे उनके सरप्लस के लिए, उनके डेफिसिट को सब आईएमएफ देखेगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अब देखो, आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री उस टाइम की, लेकिन आपको कितनी चीजें यहाँ से मिल रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक का नाम पहले क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वो सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की, वॉर के बाद की जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था उन सब चीजों के लिए। द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर रेफर टू एज ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इसलिए क्या बोलते हैं, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। और या फिर उनको कुछ जगह पर उनको कुछ ये भी बोला जाता है कि दे आर द ट्विंस ऑफ ब्रिटन वुड्स, की ब्रिटन वुड्स के जुड़वा उनको बोला जाता है, ट्विंस उनको बोला जाता है। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्रिटन वुड्स सिस्टम। तो जहां पर भी आपको ब्रिटन वुड्स का नाम दिखाई दे, जहां पर भी आपको ब्रिटन वुड्स का नाम दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये नाम आपको याद होना चाहिए, ब्रिटन वुड्स सिस्टम, ब्रिटन वुड्स सिस्टम। ठीक है। द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947। इन्होंने औपचारिक रूप से अब जो है 1947 से काम करना शुरू किया। डिसीजन मेकिंग इसमें जो है वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स की ही थी। और जो यूएस है, यूएस को तो इसमें वीटो राइट था, वीटो पावर ऑफ वीटो। इससे क्या है कि अगर यूएस अकेला भी किसी चीज को मना कर रहा है तो भी वो चीज नहीं हो सकती। तो यूएस को जो है इसमें वीटो पावर था, किसमें, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस में, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस में। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की बात करें तो ये कैसा सिस्टम था, इज अ सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। अब ये आप एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे कि हमें पता है कि $1 की कीमत कितनी है, रुपीज आज के टाइम पर 76 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये एक फिक्स हो जाए, ये एक चीज फिक्स हो जाए। ऐसी नहीं है कि दूसरी करेंसी गिरती जा रही है या आपके मतलब बराबर। हमने पढ़ा भी है पहले, मार्क्स जर्मनी में कितना बुरा हाल हो गया था। तो ये फिक्स्ड है, ये जो बदलता है तो ये फिक्स्ड रूप से बदलता है। ठीक है, सो इस तरह से कुछ हो जाए। सो उसके बाद फिर डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ, जैसे उस टाइम पे अगर हम बात करें कि $35 में एक गोल्ड का आउंस मिलेगा, मतलब पर ऑन्स गोल्ड के ऑन्स, एक ऑन्स $35 के बराबर है। तो इस तरह से जो है फिक्स कर दिया गया सिस्टम को, एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई, एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि नेशनल करेंसीज को जो है लिंक कर दिया गया इस तरह से मॉनेटरी सिस्टम से। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, अगर हम बात करें शुरुआत के जो वॉर के बाद की ईयर्स थे वो कैसे रहे। फिर ब्रिटेन वुड्स से एक ऐसा सिस्टम आ गया, ऐसा एरा आ गया जो इससे पहले नहीं हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो इससे क्या हुआ, अब वर्ल्ड ट्रेड जो है ग्रो हुई, बढ़ी। वर्ल्ड ट्रेड ग्रो हुई तो देखो 8% में बिटवीन 1950 से 1970 तक। तो जब वर्ल्ड ट्रेड जो है, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ी, इससे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ी आपकी 8% और इनकम जो है, इनकम बढ़ गई 5%। 5% आपकी इनकम बढ़ी इस बात से।
सो उसके बाद ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आई, काफ़ी स्टेबिलिटी इस टाइम पर रही 1950 टू 1970 की अगर हम बात करें इकोनॉमिकली बाद में. For much of this period, the unemployment rate was less than 5%. Unemployment rate भी 5% से कम था. Most industrial countries की बात कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. These decades also saw the worldwide spread of technology enterprises सब आ रहे थे. डेवलपिंग कंट्रीज भी उस होड़ में लगी हुई थी कि जल्दी से जल्दी वो अब इंडस्ट्रियल कंट्रीज बन जाएं. Therefore they invested vast amount of capital importing industrial plant equipment featuring modern technology, और इसलिए वो जो है इसमें काफी इन्वेस्ट भी कर रही थी. अब बात करेंगे डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में. डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में अब जो है धीरे धीरे जो है जो कॉलोनीज बनी हुई थी वो धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हुआ. इंडिपेंडेंट कंट्रीज बननी शुरू की जिसमें भारत भी एक था. तो over the next 2 decades most colonies in Asia and Africa emerged as free independent nation. They were however overburdened by poverty. वहां पर कुछ नहीं बचा के आए थे ये लोग, सिर्फ पॉवर्टी, इकोनॉमी की हालत खराब थी, रिसोर्सेज सब लूट लिए थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बुरी हालत थी सोसाइटी की. सोसाइटीज वर हैंडीकैप्ड बाय लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कॉलोनियल रूल. IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो है पहले जो है फाइनेंशियल जो नीड्स किसकी पूरी कर रहा था, इंडस्ट्रियल कंट्रीज की कर रहा था. तो अब इन लोगों का क्या होगा, जो आपकी फॉर्मर जो कॉलोनीज थी इनका क्या होगा. बट एज यूरोप एंड जापान रैपिडली रिबिल्ड देयर इकोनॉमी, फिर जापान और यूरोप ने अपनी इकोनॉमी को जो है डेवलप किया, रिबिल्ड किया. तो इसके बाद धीरे धीरे जो IMF और वर्ल्ड बैंक है वो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज के टूवर्ड्स जो है मूव होना शुरू हुए. उनकी अटेंशन डेवलपिंग कंट्रीज को गई. पहले वर्ल्ड बैंक एंड IMF किसके लिए काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए. भाई पैसे वाले लोगों ने उनको बनाया बैठ के, उनकी वो हेल्प कर रहे हैं. उसके बाद जब धीरे धीरे उनको लगा ठीक है सुधार हो रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी उन लोगों ने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया. ठीक है. As colonies, many of the less developed regions of the world had been part of Western empires. तो काफी जो है पश्चिम राज्य का तो रहा ही था, पश्चिम जो साम्राज्य था वहां पर उसका ही पार्ट रहे थे ज्यादातर लोग. Now, ironically, as new independent countries facing urgent pressures to lift their population out of poverty, they came under the guidance of international agency and they were also dominated by the former colonial powers. कि अभी तो वो उस colonial power से उभरे नहीं हैं. उसके बाद जो अब वो हेल्प चाह रहे हैं तो वो जो हेल्प मिल रही है उनको इंटरनेशनल एजेंसी से. वो एजेंसी कहाँ है, वो एजेंसी भी वही है जिसमें उन्हीं लोगों की डोमिनेंस है, वही लोग बैठे हुए हैं उस एजेंसी में भी, चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक ले लो या कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो. तो वो उनका और बुरा हाल है. और इन लोगों ने क्या किया है, डीकोलोनाइजेशन होने के बाद भी, मतलब उस देश से जाने के बाद भी उनके मिनरल्स, उनके रिसोर्सेज, उनकी लैंड्स को बहुत हद तक यूज किया है. अगर आप बात करें अमेरिका की भी तो अमेरिका ने भी काफी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को, और वेरी चीपली. At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth the Western economies experienced in 1950s and 60s. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था जितना वेस्टर्न इकोनॉमीज को हो रहा था. तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया G77 का एक ग्रुप बनाया उन्होंने, ग्रुप ऑफ 77 इसको बोलते हैं. किस लिए बना था ये, टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO. न्यू किसके लिए बना था, नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इसलिए बना था ये G77. इसको एक ऐसी डिमांड थी, एक ऐसे ऑर्डर की डिमांड थी जो इनके लिए काम करे. और इससे क्या, ऐसा एक सिस्टम, इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इनको रियल कंट्रोल देगा किसके प्रति, इनके ही प्राकृतिक संसाधन जो है, इनके ही नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके प्रति. मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, fairer prices for their raw materials and better access for their manufactured goods in developed countries market.
कि इनकी जो प्रोडक्ट्स है, इनका रॉ मटेरियल है, उनके लिए इनको बेटर प्राइस मिले, अच्छे से अच्छे मार्केट्स मिले जिसमें ये बेच सके. End of Bretton Woods, and this is the last topic of this chapter. Last subtopic, end of the Bretton Woods and the beginning of globalization. कि एंड हो गया ब्रिटेन वुड्स का, जो ये सब चल रहा था, और यहाँ से शुरुआत होती है, जो बिगनिंग होती है ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की. तो वो कैसे होती है? Despite years of stable and rapid growth, not all was well in this post-war world. From the 1960s, the rising cost of its overseas involvement weakened the US finance. US finance गया, and the competitive strength, और US डॉलर जो है अब इतना अच्छे से उसको नहीं देखा जा रहा था, इतना सम्मानजनक उसको नहीं देखा जा रहा था. It could not maintain its value in relation to gold. और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के आगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा थी भी नहीं, उसको वो मेंटेन भी नहीं कर पा रहा था. तो इस चीज से क्या हुआ? दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स. कि आपकी जो स्थिर विनिमय दर थी वो जो है अब गिरनी शुरू हो गई, और अस्थिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है आना शुरू हो गया. From the mid 1970s, the international financial system also changed in important ways. जैसे पहले क्या था? पहले डेवलपिंग कंट्रीज could turn to international institution for loans and development, but अब उनको किस लिए फोर्स किया जाता था? वेस्टर्न कमर्शियल बैंक के लिए. उसमें फिर उनको जो है डेब्ट क्राइसिस होने लग गए थे, और लोअर इनकम होने लग गई थी, स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट, कि मतलब अब देखो धीरे धीरे कंट्री हिट हो रही है उस चीज से. हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट दैट बिगेन राइजिंग मिड 1970s, और 1990s तक ये काफी हाई रहा. और लेट 1970s में MNCs ऑल्सो बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन टू लो वेज एशियन कंट्रीज. अब जो MNCs थी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो आपकी है, उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया? MNCs ने भी जहां पर उनको लो वेज में काम मिल रहा है, वहां पर जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिया अपना प्रोडक्शन. ठीक है, पहले हम MNC की बात कर लेते हैं. What are MNCs? Multinational corporation. They are large companies that operate in several countries at the same time. और सबसे पहली MNC कहाँ बनी थी? कब बनी थी? The first MNC were established in 1920s. उसके बाद 1950s से 1960s में बहुत सारी आ गई थी. ठीक है, तो इन लोगों ने भी अब लो वेज एशियन कंट्रीज की तरफ जाना शुरू कर दिया, अपना रुख उस तरफ मोड़ लिया. उसके बाद चाइना जो है बिल्कुल 1949 में जब वहां पर रेवोल्यूशन आया तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी से जो है बिल्कुल दूर आ गया था. एंड बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप, जब इन सब चीजों का कोलैप्स हो गया तो इससे क्या हुआ? बहुत सारी कंट्रीज जो है वापस जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के वापस आने लगी. कैसे? जैसे कि हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में जो वेजेस हैं देवर रिलेटिवली लो. उस टाइम पर जो है वो लो थे अगर और कंट्रीज का कंपैरिजन करें. तो अब ये क्या हुआ? दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन MNCs. अब जो है MNCs के लिए तो ये एकदम बिल्कुल अट्रैक्टिव मार्केट्स बन गए, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए. उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया. Have you noticed that most of your TVs, mobile phones and toys you see they are made in China? सब आपको चाइना में बने हुए दिखते हैं. तो क्यों है ऐसा क्यों है? Because low cost structure of Chinese economy. क्योंकि वहां का जो स्ट्रक्चर है वो है लो कॉस्ट स्ट्रक्चर. लेबर भी सस्ती मिल जाती है, लो कॉस्ट में सब हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा डिमांड उनकी है, ज्यादा सप्लाई उनकी होती है, और दूसरी बात वो कम रेट में मिलते हैं, इसलिए जो है चाइनीज स्पेयर पार्ट से आपका भरा पड़ा है, मार्केट भरा पड़ा है. द रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज. और जब ऐसी कंट्रीज में जो है अब इन्वेस्टमेंट होने लग गई तो इससे फिर से जो है ट्रेड और कैपिटल फ्लोज जो है बदलता चला गया. In the last 2 decades, the world economic geography has been transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. और इसमें जो है अगर बात करें तो इसने पूरा ही जो दुनिया का भूगोल है वो बदल कर रख दिया. और किस तरफ रुख कर दिया गया? इंडिया, चाइना,
ब्राजील, जहाँ आपको लेबर भी सस्ती मिल रही है, सस्ते में काम हो जा रहा है अगर आप दूसरी कंट्रीज की बात करें। तो इस तरफ जो है रुख होना शुरू हो गया। एक्सचेंज रेट की हमने बात की है, दो तरह से होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जब आपके एक्सचेंज रेट जो है फिक्स्ड होते हैं और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट जो है बीच में आ जाती है, जैसा कि पहले हो रहा था ब्रिटेन वुड्स के टाइम पर। उसके बाद धीरे धीरे फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गए, अस्थिर विनिमय दर। उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवीन नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें आपकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही सब चलता रहता है। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर 3, जिसमें हमने पढ़ा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और ये हमने बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह हमने इसको पढ़ा है। एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके चारों पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स आप इसको बिल्कुल ऐसे ही वे में देखना है आपको। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।